नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव का शोर अभी थमा भी नहीं था कि मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कुडनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग के तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बताएं कि 10 नवंबर से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। 17 नवंबर तक नामांकन होगा, 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। अब आपको ये बता दें कि ये कुडनी विधानसभा की जो सीट है वो आरजेडी की सिटिंग सीट है। 2020 में आरजेडी के अनिल सहनी यहाँ से क्लोज फाइट में चुनाव जीते थे, लेकिन उनके ऊपर यात्रा भत्ता घोटाले का आरोप लगा था। उसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई, उनकी विधायकी चली गई। इसी वजह से कुडनी में अब उपचुनाव कराया जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब इस कुडनी उपचुनाव 2022 में कौन बाजी मारेगा, किसका पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी यहां पर दांव खेलने जा रही है, बीजेपी से उम्मीदवार कौन होंगे, तो महागठबंधन से कौन अपना घोड़ा दौड़ाएगा। जब बात हम कुडनी विधानसभा सीट की करते हैं तो साधु शरण शाही का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि इस सीट पर सबसे अधिक बार वही विधायक रहे, चाहे 1969 हो, 72 हो, 77 हो या फिर 1990। 4 बार वो इस सीट पर विधायक बने। उसके बाद आरजेडी भी इस सीट पर कई बार चुनाव जीती है, जेडीयू भी इस सीट पर कई बार चुनाव जीती है और बीजेपी ने भी इस सीट पर खाता खोला हुआ है। ऐसे में आपको बताएं कि कुडनी की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होगी। अब आपको ये भी बता देते हैं थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटकर कि अब तक का जो इतिहास इस सीट का रहा है वो क्या है और किसका पलड़ा अब तक इस सीट पर भारी दिखाई देता रहा है। सबसे पहले आपको बताएं कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो जनता दल के टिकट पर बसावन प्रसाद भगत 1995 में इस सीट पर चुनाव जीतकर विधायक बने और उसके बाद सन 2000 में आरजेडी के भी टिकट पर वो चुनाव लड़े और चुनाव बड़ी ही आसानी से उन्होंने जीता था। लेकिन अब बसावन प्रसाद भगत, जो कि कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं, वो बीजेपी के नेता बन चुके हैं। आरजेडी से लड़ते थे, अब बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करते दिखाई देते हैं। बात 2005 से शुरू करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का कार्यकाल भी उसी दौरान से शुरू होता है और अधिकतर जो अब के युवा हैं वो उसी समय से बेहतर तरीके से राजनीति को समझना भी शुरू करते हैं। तो 2005 में आपको मालूम होगा कि 2 बार चुनाव कराने पड़े थे, क्योंकि फरवरी में किसी की सरकार नहीं बनी तो अक्टूबर में भी चुनाव कराया गया था। 2005 में जो फरवरी का चुनाव हुआ था उसमें एनडीए के तरफ से यानी बीजेपी और जेडीयू के साझा उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू ने मनोज कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जबकि आरजेडी ने एक बार फिर बसावन प्रसाद भगत पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा था, जबकि रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने शाह आलम को उम्मीदवार बनाया था। रिजल्ट जो आया वो जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुमार के पक्ष में रहा, उन्हें 29,531 वोट मिले, जबकि आरजेडी के बसावन प्रसाद भगत लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए मैदान में थे, लेकिन चुनाव 6,000 वोटों से वो हार गए। उन्हें 23,579 वोट मिला था, जबकि शाह आलम लोजपा उम्मीदवार को 21,744 वोट मिले थे। लेकिन सरकार किसी की बनी नहीं, तो फिर अक्टूबर में 2005 में ही चुनाव कराना पड़ा। जेडीयू और बीजेपी के साझा उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर एनडीए के तरफ से मनोज कुमार सिंह को ही जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया। दूसरी तरफ आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया, बसावन प्रसाद भगत की जगह अजय निषाद को उम्मीदवार बनाया, जबकि लोजपा ने शाह आलम पर ही भरोसा किया। जो परिणाम आए वो एक बार फिर जेडीयू के पक्ष में रहे। मनोज कुमार सिंह 43,714 वोट लाकर आसानी से
आरजेडी के अजय निषाद से चुनाव जीत गए। 8,000 वोटों से वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, जबकि लोजपा के उम्मीदवार शाह आलम को 16,000 वोट मिला था। उसके बाद बात करें 2010 की, तो 2010 में तो आप सभी जानते हैं किस प्रकार नीतीश कुमार की लहर चल रही थी। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन उस दौरान भी था, लेकिन लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने गठबंधन करके बिहार की राजनीति में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। भले ही परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन 2010 में कुडनी की अगर बात करें तो मनोज कुमार सिंह को एक बार फिर जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया था। उन्हें 36,757 वोट मिला था, जबकि विजेंद्र चौधरी लोजपा और राजद के साझे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। लोजपा के टिकट पर उन्हें 35,187 वोट मिला और वो 1,570 वोटों से चुनाव हार गए। शाह आलम इंडिपेंडेंट एक बार फिर मैदान में उतरे, उन्हें 12,000 वोट मिला, तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस उस दौरान अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी और विनोद चौधरी को कुडनी के सीट पर 9,896 वोट मिले थे। यानी वोटों का बिखराव नहीं होता तो शायद जेडीयू के मनोज कुमार सिंह वो चुनाव हार भी सकते थे। लेकिन बात 2015 की आई तो बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदल गया, बहुत कुछ नया प्रयोग देखने को मिला। पहली बार महागठबंधन बना था, लालू नीतीश की जोड़ी देखने को मिली और बीजेपी रालोसपा और लोजपा के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए बनाकर चुनावी मैदान में उतरे थे। आपको बताएं कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के होने के बावजूद भी जो 2015 का चुनाव था वो बीजेपी के पक्ष में कुडनी का गया था। बीजेपी ने केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था, जबकि महागठबंधन की तरफ से जेडीयू ने एक बार फिर मनोज कुमार सिंह पर ही दांव खेला और जो परिणाम आया वो केदार गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रहा। उन्हें 73,227 वोट मिले, जबकि जेडीयू के मनोज कुमार सिंह को 61,657 वोट मिले और वो लगभग 12,000 से चुनाव हार गए। लेकिन जब 2020 आया तो एक बार फिर बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया। अब जेडीयू बीजेपी एक बार फिर गठबंधन कर लिए थे। दूसरी तरफ अगर देखें तो महागठबंधन में से जेडीयू जब निकल गई तो वो कमजोर नजर आई, लेकिन आरजेडी लंबे अरसे के बाद कुडनी की सीट पर चुनाव लड़ी। बीजेपी क्योंकि उसकी सिटिंग सीट थी तो उसने ये सीट जेडीयू को वापस नहीं की और केदार गुप्ता को ही एनडीए के तरफ से उम्मीदवार बनाया। जो रिजल्ट आया वो बेहद ही चौंकाने वाला और दिलचस्प भी था, क्योंकि बहुत ही क्लोज फाइट में आरजेडी के अनिल सहनी ने बीजेपी के केदार गुप्ता को चुनाव हरा दिया था। अनिल सहनी को 78,549 वोट मिले, जबकि केदार गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार को 77,837 वोट मिले और 712 वोटों से वो चुनाव हार गए। तो कुडनी की सीट पर जो लड़ाई पिछली बार हुई थी वो बेहद ही कांटे की हुई थी, लेकिन अब तो अनिल सहनी सजायाफ्ता हो गए हैं, चुनाव लड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ महागठबंधन एक बार फिर से बन गया है। बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने के साथ पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल गया है और एक बार फिर बदले हुए राजनीतिक समीकरण में उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव में कौन पार्टी इस बार कुडनी महागठबंधन के तरफ से लड़ेगी इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जातीय समीकरण पर भी नजर डाल ले तो देखिए कुडनी में भी मल्लाहों की संख्या तो है, लेकिन इसके अलावा मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार और यादव के साथ ब्राह्मण, कोयरी, रविदास और पासवान मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है। यानी कि इस बार सभी नेताओं का जो टेस्ट है वो कुडनी के रन में होने वाला है कि कौन अपने तरफ से वोटों को खींचकर अपने गठबंधन को दिला पाता है या फिर नहीं। अब 2020 में 59% मतदान हुए थे, बावजूद
क्लोज फाइट में आरजेडी के अनिल सहनी 712 वोटों से चुनाव जीते थे। और इसके अलावा जो यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा होती रहती है जातीय वोटिंग की, तो उसमें बताएं कि वैश्य और भूमिहार जाति को कुडनी विधानसभा सीट पर हमेशा से निर्णायक भूमिका में देखा जाता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार की फाइट होगी तो किसका पलड़ा भारी होगा। अब बात कर लेते हैं उम्मीदवारों की। एनडीए के तरफ से ज्यादा कुछ सस्पेंस नहीं है, बीजेपी ही उम्मीदवार उतारेगी और बीजेपी के उम्मीदवार भी लगभग तय हैं। केदार गुप्ता एक बार फिर से इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उपचुनाव में। लेकिन महागठबंधन के सामने कई समस्याएं हैं। आरजेडी की ये सिटिंग सीट है, लेकिन अनिल सहनी सजायाफ्ता हैं, तो कौन उम्मीदवार होगा? क्या अनिल सहनी का कोई करीबी मैदान में उतरेगा या फिर आरजेडी कोई नए चेहरे को यहां पर उम्मीदवार बनाएगी, या फिर जेडीयू अपने पुराने घोड़े पर दांव खेलेगी और वो अपना उम्मीदवार उतारने की इस बार कोशिश करेगी, या फिर मुकेश सहनी भी जो जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कुडनी इस बार उनको महागठबंधन से लड़ने का ऑफर दे दिया जाए, तो क्या होगा? सबसे पहले आपको बताएं कि आरजेडी यह सीट छोड़े थोड़ा मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सीट तो उसकी नहीं थी, उस सीट पर भी वो गोपालगंज में चुनाव लड़ी, तो ये तो सिटिंग सीट थी, तो ऐसे में वो कैसे छोड़ेगी। लेकिन मुकेश सहनी नीतीश कुमार पर बहुत भरोसा जताए हुए हैं और उसी भरोसे के नतीजा था कि मोकामा और गोपालगंज में उन्होंने आरजेडी को अपना समर्थन दिया। उम्मीद उन्हें इस बात की है कि नीतीश कुमार के दबाव में आरजेडी जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को कुडनी लड़ने का मौका दे देगी। और अगर महागठबंधन का समर्थन मिलता है तो आप ज़्यादा आश्चर्यचकित मत होइएगा, मुकेश सहनी भी कुडनी के रण में उतर सकते हैं। अगर नहीं मिला समर्थन तो फिर हो सकता है कि अपना एक कैंडिडेट वो इस सीट पर दे दें। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन उतरेगा, कौन नहीं उतरेगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। महागठबंधन के तरफ से बीजेपी के पास कोई सस्पेंस बरकरार नहीं है, तो पलड़ा बीजेपी का कुडनी में थोड़ा भारी आपको दिखाई देगा, क्योंकि उसके जो उम्मीदवार हैं वो क्षेत्रों में घूमकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की भरपूर कोशिश पहले से कर रहे हैं। और अब तो चुनाव का ऐलान हो गया है, तो पूरे दमखम के साथ वो क्षेत्रों में घूमेंगे। लेकिन महागठबंधन को अभी तय करना है कि किसे उम्मीदवार बनाना है, किसे उम्मीदवार नहीं बनाना है, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। साथ ही साथ बीजेपी के साथ चिराग फैक्टर भी जब जुड़ गया है तो बीजेपी ज़्यादा सुकून में नज़र आ रही है। लेकिन जब चुनाव शुरू होंगे तो फिर ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।